जब टीले वाले बाबा ने रेशमी से पूछा कि वो राघव से कहाँ मिली थी, तो रेशमी ने झूठ कहा कि वो राघव से उसके गांव में मिली थी। बल्कि सच तो ये था कि वो तो राघव से तवायफ खाने में मिली थी। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसके बारे में टीले वाले बाबा भी नहीं जानते थे। रेशमी इसके बाद वापस अंदर चली गई। रेशमी के जाने के बाद टीले वाले बाबा ने चंद्रकला से कहा, अब मुझे जाना होगा चंद्रकला, तुम अपना ख्याल रखना। उस वक्त शाम के 4 बज चुके थे। समय को देखते हुए चंद्रकला ने टीले वाले बाबा से कहा, बाबा इस वक्त आप रात भर रुककर सुबह भी तो जा सकते हैं। इसका जवाब देते हुए बाबा ने कहा, नहीं चंद्रकला, मालती के साय को इस बोतल में रात भर यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है। मुझे जाना ही होगा और अभी निकल जाऊंगा तो सही समय पर पहुंच भी जाऊंगा। मालती के साय की वजह से चंद्रकला ने भी टीले वाले बाबा पर ज्यादा दबाव नहीं दिया। अंदर से रेशमी और नीति ने भी बाहर आकर टीले वाले बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने सबको आशीर्वाद दिया और कांच की शीशी में कैद मालती के साय को सावधानी से अपने झोले में रखा और वहां से चले गए। शाम होते होते हवेली में दावत की पूरी तैयारी हो चुकी थी। गांव के छोटे बच्चों ने खाना खाना शुरू भी कर दिया था। दावत का माहौल देखकर लोगों को सुनीता की गोद भराई की याद आने लगी थी। गांव वालों के लिए वही आखिरी मौका था जब सबने एक साथ खुशियां। इसके बाद तो जैसे पूरे गांव पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। लोगों के मन में कुछ अनहोनी हो जाने का डर इतना ज्यादा बैठ गया था कि लोगों ने खुशियां मनानी ही छोड़ दी थी। पर आखिरकार मायापुर में वापस वही दिन लौट आए थे। सबके चेहरे पर पहले के जैसी ही मुस्कान दिखाई देने लगी थी। सबको ऐसा लग रहा था कि मायापुर के ऊपर से संकट के बादल छट चुके हैं। लेकिन ये कितना सच था ये कोई नहीं जानता था। तभी हवेली में चंद्रकला, नीति और रेशमी भी पहुंच चुके थे। चंद्रकला के लिए भी ये दिन बहुत खास था, क्योंकि एक वो दिन था जब सुनीता की गोद भराई में चंद्रकला को बाहर के कमरे में बिठाया गया था। लेकिन आज चंद्रकला के लिए ही ये दावत रखी गई थी। अंदर आते ही नीति की नजर छाया पर पड़ी। वो दौड़कर उसके पास चली गई और दोनों खेलने में मशगूल हो गए। चंद्रकला और रेशमी भी अंदर की तरफ चले गए। अंदर पहुंचने के बाद जब वहां मौजूद लोगों की नजर चंद्रकला पर पड़ी तो वो उसके नजदीक आए और खाने के लिए अपने साथ बिठा लिया। एक रुदाली के लिए इतना सम्मान देखकर चंद्रकला की आंखें भर आई। जब उसे गांव से निकाला गया था तो उसे लगा नहीं था कि उसे वापस कभी ये सम्मान भी मिल पाएगा। जहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, वहीं रेशमी की नजरें यामिनी को ढूंढ रही थी। यामिनी को ढूंढते ढूंढते रेशमी रसोई के आगे से निकल रही थी। तभी उसे रसोई से दाई अम्मा की आवाज सुनाई दी। उन्होंने वहाँ काम करने वाली किसी एक लड़की से कहा, अच्छा सुनो, मालकिन का सिर दर्द हो रहा है, जाओ ये मसाला चाय मालकिन को दे आओ। वो लड़की चाय का गिलास लेकर जाने ही वाली थी कि रेशमी ने अंदर आते हुए कहा, दाई अम्मा, मैं मालकिन के पास ही जा रही थी, लाइए मैं दे दूंगी। रेशमी को तो अब पूरे गांव वाले जानने लगे थे। ऊपर से उसने यामिनी की जान भी बचाई थी, इसीलिए अब किसी को रेशमी पर कोई शंका नहीं थी। दाई अम्मा ने खुशी खुशी चाय रेशमी को दे दी। रेशमी वो चाय लेकर यामिनी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बीच रास्ते उसे एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। रेशमी ने वहाँ रुककर इधर उधर देखते हुए अपने पल्लू में से एक औषधि निकालकर उस चाय में मिला दी और वहाँ से आगे बढ़ गई। रेशमी अब यामिनी के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने दरवाजा खटखटाने के बजाय उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ लगते ही दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। यामिनी अपने बिस्तर पर अपने ही हाथों अपना सिर दबा रही थी। यामिनी की नजर जब रेशमी पर पड़ी तो रेशमी ने हड़बड़ाते हुए कहा, माफ कीजिए मालकिन, मुझे दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था। यामिनी ने इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहा, कोई बात नहीं रेशमी, आओ अंदर आओ। रेशमी ने आगे बढ़ते हुए कहा, मालकिन
दाई अम्मा ने ये मसाला चाय आपके लिए भेजी है, इससे आपका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुनकर यामिनी ने कहा, अरे वाह रेशमी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तब तक रेशमी ने यामिनी को चाय दे दी थी, लेकिन अभी भी वो वहां से गई नहीं थी। रेशमी को वहीं पर खड़े देख यामिनी ने कहा, क्या हुआ रेशमी, कुछ और कहना है तुम्हें? दरअसल रेशमी अपनी आंखों के सामने यामिनी को चाय पीते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए रेशमी ने कुछ बहाना सोचते हुए कहा, मालकिन, दरअसल मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो अगर हवेली में भी कोई छोटा मोटा काम रहे तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जब रेशमी अपनी बात कह रही थी तब यामिनी ने चाय का एक घूंट ले लिया था, जिसे देखकर रेशमी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। यामिनी ने एक घूंट चाय पी के रेशमी से कहा, रेशमी, इसमें कहने की क्या बात है? तुम्हें जब लगे तुम यहाँ आकर काम कर सकती हो, पर चिंता मत करो, अगर तुम्हें बिना काम के भी पैसों की जरूरत है तो बता देना, मिल जाएंगे। इस पर रेशमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। इस पर यामिनी बस थोड़ा मुस्कुराई और कहा, तुमने जो मेरे लिए किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है रेशमी। जाओ बाहर जाकर सबसे कहो कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अब तक यामिनी चाय के 2-3 घूंट ले चुकी थी। रेशमी एक मुस्कान के साथ वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। जाते जाते दरवाजे पर वो एक बार फिर पीछे की तरफ मुड़ी और देखा तो यामिनी चाय की चुस्कियां ले रही थी। रेशमी यामिनी के कमरे से होते हुए आंगन की तरफ जा रही थी जहां बाकी सब लोग थे, लेकिन तभी एक हाथ आया और रेशमी को एक कोने में खींच कर ले गया, जहां आसपास कोई नहीं था। ये कोई और नहीं बल्कि राघव ही था। रेशमी ने गुस्से में लेकिन दबी आवाज में राघव से कहा, राघव, ये क्या बदतमीजी है, पागल हो गए हो क्या? राघव ने भी उतनी ही दबी आवाज में जवाब देते हुए कहा, राघव अभी तक तो बदतमीजी पे उतरा भी नहीं है। जिस दिन राघव अपने पे आ गया उस दिन बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, इसीलिए अभी भी मौका है, सच सच बताओ कौन हो तुम और क्यों आई हो यहाँ पर? रेशमी ने हंसते हुए कहा, क्यों, गए तो थे मेरे गाँव, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं लगा पाए? रेशमी की ये बात सुनकर राघव पूरी तरह चौंक गया कि रेशमी को ये भी पता है कि वो उसके बारे में पता करने के लिए उसके गांव तक गया था। राघव रेशमी को लेकर इतना परेशान इसीलिए भी था कि कहीं ना कहीं राघव रेशमी से प्यार करने लगा था और आज ये बात उसकी जबान पर आ ही गई। वो अपना चेहरा रेशमी के इतना नजदीक ले आया था कि दोनों को एक दूसरे की सांसें तक महसूस हो रही थी। इससे रेशमी काफी असहज हो गई थी। राघव ने रेशमी से कहा, रेशमी, क्या तुम्हें इस बात की भी कदर नहीं थी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था और उसके बाद भी तुमने मेरा इस्तेमाल किया? जिस राघव की बातों में हमेशा एक गुस्सा और नफरत हुआ करती थी, उसी राघव की इन बातों में आज प्यार और एक दर्द झलक रहा था। राघव की ये बातें रेशमी के दिल की गहराइयों तक असर कर गई थी, लेकिन रेशमी ने ये भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिए और उसने कठोरता से कहा, कदर की बात कर रहे हो तुम राघव? आज तक तुमने किसकी भावनाओं की कदर की है? तुम्हें सिर्फ लड़की का शरीर पसंद आता है राघव, लड़की नहीं। राघव भी जानता था कि रेशमी बिल्कुल सच कह रही थी, लेकिन आज उसे अपनी खुद की ही सच्चाई से घृणा हो रही थी। राघव से कोई जवाब नहीं पाकर रेशमी ने अपनी कलाई की तरफ देखा जो राघव ने अभी तक पकड़ी हुई थी। ये देख रेशमी ने कहा, अब हाथ छोड़ो मेरा, वरना जोर से चिल्ला के सबको इकट्ठा करूंगी और कहूंगी कि आपके छोटे मालिक एक रुदाली की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। ये सुनकर राघव की पकड़ कलाई पर ढीली पड़ने लगी और रेशमी झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए वहां से चली गई। जब रेशमी वहां से निकली तो पीछे एक दूसरे कोने में चंद्रकला वहीं खड़ी थी जो ये सब देख रही थी। चंद्रकला के माथे पर एक सिकन सी थी। उधर टीले वाले बाबा नदी किनारे पहुंच चुके थे और किसी नाव का इंतजार कर रहे थे। वैसे तो बहुत ज्यादा रात नहीं हुई थी अभी तक, फिर भी अंधेरा होने की वजह से आसपास कोई नाव नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन टीले वाले बाबा को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा।
कुछ ही देर में उन्हें एक नाव अपनी ओर आती दिखाई दी। टीले वाले बाबा उस नाव में बैठे और दूसरे किनारे की तरफ जाने लगे। नाविक नाव कुछ इस तरह चला रहा था जैसे वो पहली दफा नाव चला रहा हो। जैसे ही नदी में थोड़ी भी तेज लहरें आती, नाव हिचकोले खाने लगती। ये देखकर टीले वाले बाबा ने उससे कहा, क्या हुआ भाई, नाव चलानी तो आती है ना? नाविक ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी उस नाविक की आंखें चमकने लगी। चूंकि उसने टीले वाले बाबा की तरफ पीठ की हुई थी, इसीलिए टीले वाले बाबा उसकी आंखें देख नहीं पा रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि जितेंद्र ही था। जितेंद्र मालती को आजाद करने आया था, लेकिन वो जानता था कि वो टीले वाले बाबा से वो बोतल छीन नहीं पाएगा, इसीलिए उसे कुछ और करना पड़ेगा। कुछ दूर चलने के बाद अब नाव नदी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुकी थी और एकाएक नाव जोर जोर से हिचकोले खाने लगी। अब बाबा के सब्र का बांध टूट चुका था। वो गुस्से में उठ खड़े हुए और नाविक की तरफ जाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नाव चलानी भी आती है। तुम नाव मुझे दो, मैं चलाता हूँ। टीले वाले बाबा ये कहकर उस जितेंद्र के पास में ही पहुंचे थे कि तभी जितेंद्र ने नाव को पूरा उलट दिया। टीले वाले बाबा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से जैसे ही नाव उल्टी हुई, टीले वाले बाबा नदी में जा गिरे। वैसे तो टीले वाले बाबा अच्छे से तैरना जानते थे, लेकिन झटके से गिरने की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और कुछ गहराई में चले गए। तब तक जितेंद्र ने भी उस नाविक का शरीर छोड़ दिया था और टीले वाले बाबा के पीछे पीछे नदी में कूद गया। टीले वाले बाबा का अभी भी जितेंद्र के ऊपर ध्यान नहीं गया था, लेकिन वो ये तो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए उन्होंने खुद को जल्दी से संभाला और तैरते हुए ऊपर आ गए। ऊपर आकर उन्होंने एक राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने देखा कि नाविक नाव को लेकर किनारे की तरफ जा रहा था। तभी उनका ध्यान अपने कंधे पर टंगे झोले पर गया, जो अब उनके कंधे पर नहीं था। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसी झोले में वो बोतल थी जिसमें मालती का साया था। इधर चंद्रकला भी राघव और रेशमी को एक साथ देखकर काफी चिंतित थी। वो रेशमी से बात करने के लिए रेशमी को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर रेशमी पर पड़ी। वो रेशमी के नजदीक गई और रेशमी से कहा, रेशमी इधर आओ जरा, कुछ बात करनी है तुमसे। इस पर रेशमी ने कहा, जी दीदी, और रेशमी वहां से चंद्रकला के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ दूर जाकर रुकते हुए चंद्रकला ने रेशमी से कहा, रेशमी, मैंने अभी तुम्हें और राघव को एक साथ देखा और मैंने देखा कि उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था। ये सुनकर रेशमी हक्का बक्का रह गई। उसे डर था कि कहीं चंद्रकला ने उसकी और राघव की बातें ना सुन ली हो। रेशमी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो चंद्रकला ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, क्या हुआ रेशमी, क्या कह रहा था राघव तुम्हें इस तरह कोने में ले जाकर? इसके जवाब में रेशमी ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, दीदी, वो बस राघव को शायद मुझ पर शक हो गया है, इसीलिए बस धमकियां देकर पूछ रहा था कि कौन हो तुम। ये सुनकर चंद्रकला भी थोड़ी सचेत हो गई। उसने रेशमी से पूछा, तुमने क्या कहा? जवाब देते हुए रेशमी ने कहा, कुछ नहीं दीदी, बस इतना ही कहा कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चंद्रकला ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, शाबाश, इसी तरह हमेशा डटे रहना, लेकिन फिर भी उस राघव से बच के ही रहना। बहुत शातिर खोपड़ी है वो। रेशमी ने हामी भरते हुए कहा, जी दीदी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए। अब तक लगभग सबका खाना हो चुका था। सब लोग बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक बार यामिनी बाहर आ जाए तो यामिनी से मिलकर चले जाएंगे। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी यामिनी बाहर नहीं आई थी, बल्कि यामिनी तो चाय पीकर गहरी नींद में सो रही थी, जिसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। उधर टीले वाले बाबा अपने कंधे पर झोला नहीं देखकर चौंक गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि जब वो पानी में गिरे थे तो शायद झोला उनके कंधे से निकलकर
नदी में गिर गया होगा। उन्होंने वापस नदी के अंदर डुबकी लगाई और झोले को ढूंढने लगे। क्योंकि रात भी काफी हो गई थी, इसीलिए झोले को ढूंढ पाना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन तभी उनकी नजर एक झोले पर गई जिसके अंदर से बोतल बाहर की तरफ झांक रही थी। सफेद धुएं से भरी हुई कांच की शीशी देखते ही टीले वाले बाबा समझ गए कि ये वही शीशी और झोला है। टीले वाले बाबा उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी उनकी ये देखकर आंखें फटी की फटी रह गई कि उनसे काफी दूर आगे जितेंद्र उनकी गति से काफी तेजी से उस बोतल की तरफ बढ़ रहा था। टीले वाले बाबा को ये डर सताने लगा कि कहीं जितेंद्र उनसे पहले उस बोतल के पास जाकर मालती को आजाद ना कर दे। क्या सच में जितेंद्र मालती को बोतल से आजाद कर देगा? और आखिर क्या मिलाया था रेशमी ने उस चाय में जिससे यामिनी गहरी नींद में सोई हुई है?